IIFS. Students हमारे साथ पे कनेक्टेड है आज सौमिल्य and he has recently qualified CSR Net Life Sciences. So let's know his journey. जानते हैं कैसी की थी preparation, क्या इनसे आप सीख सकते हो. Let's know it all. So hi Somalia, how are you doing? I am fine, ma'am. How are you? I am also good, dear. Thank you for asking. So first of all, a big congratulations because हमको पता है कि इतनी difficult exam है and you have qualified it. So please tell me कि आपकी क्या result है, क्या rank आई है first of all. मेरा इस बार CSR जो नेट हुआ था जून 2023 पे, उसमें मेरा रैंक आया 87 इन यूजीसी नेट. ओके ओके. यूजीसी में मेरा 87 रैंक आया. जी जी, ग्रेट. सो बिग कांग्रेचुलेशंस. टेल मी क्या प्लान है आगे के अभी? मेरा प्लान है अभी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करके मेरा पीएचडी को कंटिन्यू करना और फिर पीएचडी कंप्लीट करके मतलब पीएचडी एज वेल एज अच्छा इंस्टीट्यूट से अगर मेरा पीएचडी होगा तो ऑब्वियसली अच्छा पेपर भी आएगा. उसके बाद मेरा इच्छा है कि मैं पोस्ट डॉक कंटिन्यू करूं रिसर्च लाइन पे ही. मेरा मतलब रिसर्च लाइन पे ही मुझे रहना है, मतलब और कोई मेरी इंटेंशन नहीं है. ओके ओके, ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी कि क्या आपको ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था या आप इससे बेहतर एक्सपेक्ट करते, आपको लगा था या इतना भी नहीं आ पाएगा? व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एग्जाम? नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन इतना भी नहीं था, बट मैं जब कैलकुलेट किया मतलब कि आपका जो मेरा जो रिस्पॉन्स शीट आया, फिर उन लोगों का जो आंसर किया है, उसके बेसिस पे मैं जब देखा कि मेरा शायद और मतलब 5 या 10 मार्क्स जो मेरा घटा है मतलब पार्ट सी पे या जो बाकी पार्ट पे मेरा एक्सपेक्ट था कि अगर वो सब मेरा मतलब ये सोचना है कि मैं अगर वो सब नंबर ठीक कर लेता तो अबाउट 50 के आसपास मेरा रैंक आ जाता. तो मतलब अभी गलती तो हो जाता है मतलब एग्जाम के टाइम पे. तो ओके. एंड टेल मी कि आपने इसके अलावा और कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया था, क्वालिफाई किया है? हाँ, मैंने गेट क्वालिफाई किया है 2020, 22 एंड 23 में. और मेरा ICR नेट क्लियर है. डीबीटी का 2022 शायद 22 में सेकंड कैटेगरी मेरा क्लियर है. और इसके पहले CSR नेट 2020 और 2022 का जो फरवरी का एग्जाम था वो दोनों मेरा एलएस क्लियर है. उसके बाद मैंने 2023 में JRF क्वालिफाई किया. बाप रे. सो आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं. दैट्स वंडरफुल. अच्छा, एक चीज हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि CSR के 13 यूनिट पढ़ लो, आप बाकी एग्जाम्स को भी आराम से टारगेट कर सकते हो. तो कितनी सच्चाई है इसमें? आपको क्या लगता है कि इस प्रिपरेशन से आपको कितना हेल्प मिला है गेट और ICR क्वालिफाई करने में? देखिए, मतलब मैं जब पहले मतलब पढ़ना चालू किया, मतलब जब 2020 का गेट भी नहीं क्वालिफाई किया था, मेरा टारगेट ही था मेरा CSR नेट मुझे समहाउ क्वालिफाई करना है. इसलिए मतलब आप अगर सोचिए कि आप गेट एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड आप साइड सब्जेक्ट पे जूलॉजी और बॉटनी आप लेके जा रहे हैं, तो एज वेल एज आपका बायोकेमिस्ट्री, तो मैं बायोकेमिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करता हूँ. मेरा बायोकेमिस्ट्री का ऑब्वियसली मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बाकी सब्जेक्ट से मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग 1% स्ट्रॉन्ग है. तो आपका तो एज वेल एज CSR नेट के लिए आपका तो बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर हो ही रहा है. अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी ए रिलेटेड आप लोग मतलब जो भी है अभी जो लोग लर्न कर रहे हैं धीरे धीरे करके मतलब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो वो लोग अगर प्लांट का बैकग्राउंड का अगर प्लांट ठीक ठाक करके पढ़ रहे हैं तो CSR नेट के लिए अगर वो टेप पढ़ रहे हैं और जो भी जूलॉजी रिलेटेड जो भी पढ़ रहे हैं वो अगर आप टारगेट कर लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से जितना भी मार्क्स आएगा आप अगर करेक्ट करते हैं तो आपका अच्छा खासा रैंक आ जाएगा. और सभी लोग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करने से हो जाता है, 4-5 मार्क्स 6 मार्क्स आ जाता है. और आपका केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत मतलब केमिस्ट्री का तो नॉलेज रहना ही पड़ता है. थोड़ा बहुत अगर कर देते हैं, ठीक ठाक कर देते हैं तो गेट में बहुत अच्छा रैंक आ जाता है. ओके, ग्रेट. सो यस, थोड़ा एडिशनल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है गेट में, बट जैसे अपने बिल्कुल मतलब आपका पीएचडी पे आपका साइड पेपर्स पे जो आप लोग पढ़ते हैं या 12 में जो सब पढ़ते हैं वही सबसे बेसिक, वही बेसिक है आपका. उससे ही मतलब गेट में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हो जाता है एग्जाम. ओके, ग्रेट. सो दैट्स वंडरफुल कि एक बार आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया फिर CSR नेट लाइसेंस, आई थिंक आपको बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है. एकदम. जी जी, बिल्कुल. ओके, सो टेल मी कि
आपका जो सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री, आपको वो सब्जेक्ट कितना हेल्प किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ सीएसआई नेट? बिकॉज़ हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री बेसिक है, सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपकी तो एक्सपर्टीज थी उसमें। सो व्हाट वाज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री देयर? नहीं देखिए, सीएसआर का तो सिलेबस में पहले ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पढ़ना पड़ता है। तो हुँ, बायोकेमिस्ट्री अगर मैं सोचता हूँ कि आप मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक आपका अगर अच्छे से याद रहता है हुँ, और हुँ, उसमें अगर आप ऐड कर लीजिए मतलब यूनिट 12 एंड 13, हुँ, तो आपका मतलब सीएसआर के बाद इंटरव्यू का भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि जी। वही सब जगह से क्वेश्चन आता है। हुँ, मतलब आप पढ़िए, बायोकेमिस्ट्री पढ़िए, फिर ऑर्गेनेली पढ़िए, फिर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़िए, होस्ट पैथोजन हुँ, इंटरेक्शन पढ़िए, इम्यूनोलॉजी पढ़िए, प्लांट फिजियोलॉजी, टेप बायो, ये सब अगर आप लोग मतलब पढ़ना चालू कर देते हैं, मतलब आपका जी, प्रिपरेशन अच्छा से हो जाता है और उसके हुँ, बाद अगर टेक्निक आप पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खासा, तो हुँ, आपका हुँ। इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। ओ मतलब इन्हीं में टाइम में आपका एक ही मतलब पढ़ाई में आपका दोनों हुँ, काम हो जाए। ओके। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो बॉटनी से है, ज़ूलॉजी से है, उनको एक थोड़ा-सा डर होता है बायोकेमिस्ट्री का। उनको लगता है कि मैम थर्मोडायनामिक्स आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोलारिटी, नॉर्मैलिटी के, तो बच्चे थोड़ा-सा डरते हैं। तो क्या कुछ बता सकते हो आप कि बायोकेमिस्ट्री कैसे टारगेट करे वो बच्चे? नहीं देखिए, मेरा जर्नी बताता हूँ। तो हुँ, मेरा 11 और 12 में मेरा मतलब जब मैं बंगाल से हूँ, इसलिए मेरा 10th का एग्ज़ाम होता है, माध्यमिक एग्ज़ाम होता है, ठीक है? मतलब ओके। 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। हुँ, उसके हुँ, बाद मैंने मतलब केमिस्ट्री लेके मेरा मेरा पैशन था कि मैं केमिस्ट्री लेके ही पढ़ाई करूँगा, मेरा केमिस्ट्री ही रहेगा मेरा साथ। तो हुँ, हुँ, समहाउ 11-12 में मैंने उतना अच्छा मेरा हुआ नहीं कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स लेके मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि हुँ, मेरा हुँ, टारगेट था केमिस्ट्री और फिज़िक्स ऑनर्स, ठीक है? तो ओके। केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं हुआ, फिज़िक्स तो छोड़ ही दीजिए, फिज़िक्स का तो बहुत दूर का वास्ता हो गया है। तो हुँ, अभी हुँ, केमिस्ट्री मैंने सोचा था कि केमिस्ट्री में ऑनर्स लेके मैं कुछ आगे मेरा करियर में हुँ, मतलब करियर में मेरा करियर केमिस्ट्री में होगा। तो समहाउ नहीं हुआ। तो उसमें क्या क्या होता है, भीतर-भीतर से मतलब बीएससी के टाइम से ही मेरा यही था कि बायोकेमिस्ट्री ठीक से नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री ठीक से नहीं आ रहा है। ओके। तभी क्या था, जब मैंने देखा कि बीएससी में मेरा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तभी से मतलब 3rd ईयर से आप बोल सकते हैं, मैं हुँ, थोड़ा-थोड़ा करके बायोकेमिस्ट्री के मतलब अपने आप ही पढ़ना चालू कर दिया। तो हुँ, डिफरेंट सर से मैंने बुक सजेस्ट सर लोगों ने बुक सजेस्ट किया, मैम लोगों ने बुक सजेस्ट किया। हुँ, वो हुँ, बुक मैंने पढ़ना चालू किया, तो फिर एमएससी में बायोकेमिस्ट्री भी हो गया, बायोकेमिस्ट्री में क्वालीफाई हो गए, मतलब कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री का जो-जो डर है मेरा भीतर में, उसे मुझे खत्म करना है। बायोकेमिस्ट्री ओके, को लेके मेरा जो डर है उसे मुझे खत्म करना है, इसलिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए ओके, मैंने बायोकेमिस्ट्री थोड़ा अच्छे तरह से डिफरेंट बुक्स आप सोच ही लीजिए, लेलिंजर है, फिर हाँ, व्हाइट है, ये सब यस। पढ़ने से आपका भीतर का जो डर है वो हुँ, अपने हुँ, आप खत्म हो जाएगा। जी। और बुक्स है ही आपको मतलब सिखाने के लिए। हुँ, तो अगर आप बुक्स का सहारा लेते हैं या सर लोग हैं, सर का अगर कोई आपका मतलब कोई आपका कन्फ्यूजन है कि हुँ, आप सोच रहे हैं कि डर रहे हैं, ये छोटा-सा एक कॉन्सेप्ट है, मुझे मुझे मतलब शर्म आ रही है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मुझे ये छोटा-सा एक कॉन्सेप्ट, बहुत कोई बोलता है कि मोलालिटी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं नहीं आता आता है, फ़ॉर्मूला यूज़ करके बहुत बार नहीं आता है सॉल्व करना। हाँ, मोल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो क्या है? मतलब सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता है, तो आपको अगर क्लियर करना है एग्ज़ाम तो आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आपको जितना दूर जाना चाहिए आप जाइए। हुँ, ओके ग्रेट। एंड हम हमेशा बोलते हैं कि आपको पूरे यूनिट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीएसई नेट एग्ज़ाम के लिए। आपने कुछ यूनिट्स भी अच्छे से कर लिए तो आप आराम से क्वालीफाई कर सकते हो। सो आपका थिंक क्या था? आपने कितना प्रिपेयर किया था फॉर द सीएसई नेट एग्ज़ाम? मैंने प्रिपेयर किया था 1 टू 6 पूरा यूनिट मैंने कवर किया था। ओके, उसके बाद मैंने यूनिट 7 थोड़ा बहुत पढ़ा था और यूनिट 12-13 बस उतना से ही मेरा हो गया था। ओके, ओके। एंड टेल मी आपका फेवरेट यूनिट कौन-सा? आपको बड़ा मज़ा आता है वो पढ़ने में हमेशा? यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। ओके ग्रेट। तो दैट्स वंडरफुल। आई थिंक बायोकेमिस्ट्री आपका कोर सब्जेक्ट रहा है तो आपकी स्ट्रेंथ भी वो रही होगी एंड ड्यू टू दैट आपका वो फेवरेट रहा है बिकॉज़ काफ़ी बच्चे डरते हैं बायोकेमिस्ट्री को हाथ लगाने से बट सिंस आपकी मास्टर है उसमें तो आई थिंक आपको वो काफ़ी हेल्प किया है। ओके एंड जब हम बात करते हैं सीएसई नेट एग्जाम की तो हमेशा हम एक चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना आप पढ़ते हो, रिवाइज़ करते हो अच्छी बात है बट प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ टेल मी क्या इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिसिंग का क्यों करनी चाहिए? देखिए, आप अगर
प्रीवियस 8 5 इयर्स का अगर आप क्वेश्चन ले लीजिए और हुँ, 19 से 20 से तो 2 शिफ्ट का क्वेश्चन आ रहा है। अगर हुँ, आप हर एक क्वेश्चन आपका जो मॉड्यूल आपका है, जो आप प्रिपेयर कर हुँ, रहे हैं, सोच लीजिए आप बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हुँ, आप 5 इयर्स का क्वेश्चन लेके बैठते हैं और उसका आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका अगर आपका आ गया, मतलब आप अगर हुँ, कांसेप्ट समझ गए, कैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, हुँ, तो हुँ, मतलब क्या होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं, सर लोग भी बताते हैं, हम लोग भी मतलब देख के सीखे हैं हुँ, कि ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जो मतलब टोटली रॉन्ग है, कॉम्बिनेशन में टोटली रॉन्ग है। आपको जी, वो ऑप्शन अगर आपको मतलब ठीक से आ गया कि ए ऑप्शन जो मेरा है, सोच लीजिए बी ऑप्शन मतलब कॉम्बिनेशन में बी ऐसा एक ऑप्शन है जो हुँ, रॉन्ग है, तो वो ऑप्शन जिधर-जिधर आपका रहेगा, वो वाला तो कॉम्बिनेशन आपका ऐसे ही कट जाएगा। एलिमिनेशन आप जल्दी कर पाओगे। यस, जी। एकदम मतलब कॉम्बिनेशन अगर देता है तो बहुत ईज़ी हो जाता है मतलब हुँ, हुँ, उधर से आपको रॉन्ग को अगर आपको रॉन्ग आपको पता है, तो करेक्ट आपको ऐसे ऐसे ही पता चल जाएगा, हुँ, कॉम्बिनेशन में ही आ जाएगा। और ओके। आपका जो जो रहता है, जो प्रॉब्लम होता है सब मेरा भी प्रॉब्लम यही था कि हुँ, हुँ, पार्ट बी का तो ऐसा नहीं होता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता है। नॉर्मली देयर इज़ डेटा वाइज़ क्वेश्चन आपको अगर याद है तो याद है, हुँ, उधर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उधर का है। तो वो वाला थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा हुँ, हुँ, रिवाइज़, रिकॉल ये सब करना पड़ेगा। ओके, ओके। अच्छा आपने मुझे कहा कि आपने इसके पहले आपने एलएस क्वालीफाई किया है। तो यस। आई थिंक आप तब तो टारगेट जेआरएफ कर रहे थे। बट हुँ। आपको लगता है कि आपने कोई गलती की होगी उस टाइम पे जिससे आपका उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ? सो क्या मिस्टेक्स थी जो आपने पहले की जो जिसको सुधार के आपका जेआरएफ आया है? तो हाँ, कुछ बताओगे इसके बारे में? मेरा मेरा क्या था तभी मैं पीवाईक्यू इतना ज़्यादा नहीं सॉल्व करता था। जो जो ओके। अभी मैंने किया और जो रिवीजन और रिकॉल का जो हुँ, चीज़ होता है, वो सब मुझे मतलब वो सब आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए हुँ, मेरा हुँ, थोड़ा लेट हो गया मतलब ओके। तो आई जेआरएफ थिंक रिविज़न और एक जो हम बोलते हैं प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन्स ये दोनों बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जी। यस। सो इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन का आपको भी ऐसे डिप्रेशन आया था या कभी लगा हो यार नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ ख़्याल आया था कभी? हाँ, मतलब 2020 में जब मैंने एलएस क्वालीफाई किया, हुँ, हुँ। तो सब लोगों ने बताया कि एलएस आपका क्वालीफाई है, तो आप एक काम करिए डिफरेंट लैब पे जाइए, ठीक है? उधर जाके आपका एज़ वेल एज़ रिसर्च स्कॉलर का आपका पोस्ट हुँ, आपको मिल जाएगा। हुँ, अच्छा खासा आपका जो मतलब जेआरएफ का जो स्केल है, वही आपको हुँ, मिलेगा, तो आप हुँ, उधर जॉइन करिए। उसके बाद ओके। 2021 पे एज़ वेल एज़ लॉकडाउन हो गया पूरा, हुँ, एग्ज़ाम नहीं हुँ, हुआ, बहुत डिप्रेशन में था। हाँ, फिर उधर से तो मुझे मतलब निकालना ही है क्योंकि मुझे अप एंड डाउन्स तो होगा ही लाइफ में। बिल्कुल। तो डाउन्स को अगर आप मतलब उस टाइम पे अगर आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं या पॉजिटिवली रेगुलेट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन पक्की है और मतलब आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्की है। सो तभी मैं ये होगा। आपसे बोलना चाहती थी कि क्या हाउ टू ओवरकम दैट उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए? क्या कुछ बताओगे? बिकॉज़ ये मतलब बहुत कॉमन बात है। हम बोलते हैं बच्चों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, पढ़ो, पढ़ते भी हैं बच्चे बट कभी-कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में। नेगेटिव थॉट्स आता है जी। मतलब तभी क्या करते थे हम अगर एक मतलब आप सोचिए कि 10 डेज़ हम पढ़ रहे हैं, एक मतलब एक ही कंटीन्यूअसली 10 डेज़, 14 डेज़ पढ़ रहे हैं या 1 मंथ पढ़ लिए। हुँ, उसके बाद हुँ, सडनली कभी क्या होता था मतलब डिप्रेशन आ जाता कि अब छोड़ देते हैं, अभी इस लाइन से मेरा नहीं होगा, हम हुँ, छोड़ छोड़ देंगे ये लाइन और किसी किसी लाइन पे हार्ड वर्क करेंगे, हो जाएगा हुँ, कुछ। तभी क्या करते थे अगर ऐसा होता था, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता था कि ओह! 4 डे 5 डेज़ का ब्रेक, टोटल ब्रेक। हुँ, तभी मतलब कोई भी पढ़ाई का कुछ भी बारे में नहीं बात करता था, किसी से भी हुँ, नहीं। हुँ, तभी क्या है कोई सिनेमा देख लिए, इधर घूम के आए, ऐसा करके मतलब जब थोड़ा माइंड फ्रेश होता था या फ्रेंड्स से थोड़ा बात कर लिए हुँ, मतलब मतलब जाके थोड़ा बातचीत कर लिए, तो उससे मतलब क्या है होता है, अब जब मतलब एक ही घर में बैठ के आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे, आप हुँ, सोच रहे हैं कि आप मेरा नहीं होगा, तब अगर उस टाइम पे अगर आपका डिप्रेशन आ रहा है, अगर आप बाहर हुँ, जाके थोड़ा लोगों से बात करेंगे, तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं जैसे टॉकेटिव मतलब कैरेक्टर हूँ, तो मैं हुँ, सोचता हूँ उससे मेरा डिप्रेशन बहुत घटता है। जी। ओके।
सो नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क यू कि एक चीज होती है जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, आप उससे कैसे डील करते हो? इन 2020 मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा जो हम्म। फर्स्ट एलएस आया था, उसके पहले मैं ऐसा भी दिन गया था मेरा कि हम्म। मतलब पहले 2019 का ही सोच लिए, तभी तो फेसबुक व्हाट्सएप बहुत करते थे हम। मैं हम्म। ये सब बहुत यूज करता था। तभी मैंने क्या किया कि मेरा फेसबुक का भी अकाउंट मतलब डीएक्टिवेट कर दिया, व्हाट्सएप हम्म। भी मतलब अनइंस्टॉल कर दिया। मेरा हम्म। तभी सिर्फ आप बोल सकते हैं किसी से कम्युनिकेट करने का एक ही मतलब मीडिया था, वो था टेलीग्राम। उससे ओके। लोग इतना बात भी नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। हम्म। टेलीग्राम पे अगर किसी को पूछना है तो पूछ पूछ लिए, किसी को हम्म। कुछ भेजना है तो भेज दिए। और फ़ोन से ओके। मतलब जब मैं पढ़ाई करने बैठता था, मैं जिस घर पे बैठता था, उसके हम्म। एक घर छोड़ के मेरा फ़ोन रहता था, वो भी डीएनडी मोड पे, कि कोई कॉल ओके। नहीं आए। या पहले-पहले तो ऐसा भी होता था कि मैं फ्लाइट मोड पे फ़ोन डाल देता था। तभी हम्म। मेरा मॉम या मेरा डैड ने बताया कि ऐसा मत करो, कि अगर किसी हम्म। को कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो जी। ऑन मतलब बीच में जाके उठ के अगर देख देख भी लिए कि कॉल आया है, तो डीएनडी हम्म। मोड पे डाल के रखो, कॉल भी आया तो तुम बैक कर सकते हो। फिर मैंने क्या हम्म। किया, तो मैंने डीएनडी मोड पे डाल के मतलब 2 घर, एक घर छोड़ के उधर फ़ोन रख के और एक घर पे मैं पढ़ाई करता था। ओके, वंडरफुल। एंड आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो क्या बताओगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, या जो भी संडे टेस्ट आप देते थे तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है प्रिपरेशन में? मेरा फुल लेंथ टेस्ट पे मतलब 2020 पे मैंने जब एलएस क्वालीफाई किया था, उसके पहले तो मैं बहुत सारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था। तो फुल लेंथ हम्म। मॉक टेस्ट मतलब बहुत मतलब प्रिपरेशन में बहुत मतलब आपको बूस्ट अप करता है। और यूनिट टेस्ट आपका, आप लोगों का जैसे छोटा-छोटा करके यूनिट टेस्ट रहता है, मतलब वो भी हम्म। फुल लेंथ जैसा ही होता है। हाँ, तो बट उसमें टॉपिक्स क्या कम होता है, होते हैं। टॉपिक्स, हाँ, मतलब वो यूनिट का टॉपिक सिर्फ कवर होता है। हाँ, जो आप उससे वीक में पढ़ते हो उसी का टेस्ट होता है वो। जी। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब हम्म। यूनिट टेस्ट में एक एक चीज़ होता है, आप जब एक यूनिट कवर कर लेते हो, आपका पढ़ाई हो गया उस यूनिट का, आप हम्म। सोच रहे हैं कि मेरा वो वाला कंप्लीट हो गया, मेरा टाइम ड्यूरेशन के जी। भीतर में। तो वो वाला जो यूनिट टेस्ट जब देते थे हम, तब तब हम्म। ये मुझे समझ में आता था कि मेरा उस यूनिट में ग्रिप कितना है। अगर आपका वो वाला यूनिट का जो टेस्ट है, अगर अगर आप ठीक-ठाक दे दिए, मतलब थोड़ा दिन गैप देके, मतलब यूनिट कंप्लीट होने के बाद मतलब संगी-संग नहीं, थोड़ा दिन दिन बाद 1 का 2 या 4 दिन बाद अगर वो यूनिट का टेस्ट दे लिए, तो आपका ब्रेन का भी आपका पावर आपको समझ में जी। आएगा कि आपका ब्रेन का कितना रिकॉल या हाँ। मतलब याद रखने का आपका मतलब पावर कितना है। तो उससे अगर जी। आपका ठीक-ठाक निकल जा रहा है, तो आप सोच ही लीजिए वो यूनिट आपका ठीक-ठाक हो गया है। आप हम्म। टोटली उस यूनिट के लिए प्रिपेयर्ड हैं। जी। ओके। सो वंडरफुल कि बिल्कुल मॉक टेस्ट से आपको एक सेल्फ एनालिसिस मिलता है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं समझा है, आपको एक प्रॉपर खुद का एनालिसिस हो जाएगा। और बच्चों, ज़रूरी है कि टेस्ट के बाद में एनालिसिस करना, नहीं तो टेस्ट दे के छोड़ नहीं देना होता है। नहीं, क्या नहीं, नहीं। स्कोर आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहे हो, कौन से क्वेश्चंस आपके जल्दी हो रहे हैं, क्या रॉन्ग, क्या राइट है। आई थिंक ये एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो दैट्स वंडरफुल डियर। एंड टेल मी, कोई मैसेज आपकी तरफ से टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे आप उन्हें? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि जी। अगर हार्ड वर्क करेंगे, रिवाइज़, रिकॉल और मॉक ठीक-ठाक हुँ। देंगे, अगर डिप्रेशन तो आएगा, ठीक है? उसके हुँ। लिए आपका जो भी आपका मन मन कहता है, वो करिए, हुँ। डिप्रेशन से बाहर आइए, फिर आप हार्ड वर्क करिए। हुँ। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वही आपका मेन मेन आपका टारगेट है। आप हार्ड वर्क करते रहिए और अपना काम करते रहिए। रिज़ल्ट जी। अपने आप ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको मतलब कोई अलग कुछ करने का नहीं है। हार्ड वर्क आप करते रहिए, मॉड्यूल कंप्लीट करते रहिए। यूनिट हुँ। का जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, वो सब आप देते रहिए। एज़ वेल एज़ आपका जो जब सीएसआर एग्ज़ाम आएगा फाइनली, उसमें आप मतलब मैं प्रे करता हूँ सबके लिए कि वो लोग ठीक-ठाक दें। कोई मतलब नर्वस कभी-कभी होता है कि नर्वस हो जाता है, मतलब कोई-कोई कैंडिडेट मैंने देखा है। तो आप हुँ। एग्ज़ाम के पहले आप जितना मतलब रिलैक्स रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आप जी। एग्ज़ाम दीजिए, एज़ वेल एज़ आपका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डियर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें जान के आपसे कि आपको एलएस आया, बट स्टिल यू वर्कड हार्ड एंड कंसिस्टेंसी आपने बनाई रखी, एंड फाइनली आपने जेआरएफ ले ही लिया, जो आपका अल्टीमेट एम था। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका जो एम है थैंक यू। पीएचडी करने का, यू डिडंट सेटल फॉर लो। हम हमेशा बोलते हैं एम हाई,
तो यू केप्ट दैट थिंग कि नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे तो जेआरएफ लेने के बाद ही स्टार्ट करना है। सो दैट्स वंडरफुल, आपका एम बहुत सही था, फोकस अपने सही जगह पे रखा था एंड यू मैनेज टू डू इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड अ बिग कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस ग्रेट रिजल्ट टू यू। थैंक यू मैम। ओके, सो टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, बच्चों प्रिपेयर करते रहो, stay motivated, work hard, work smart. See you all soon. Till then, take care. Bye bye. Great day and a very happy learning.